जय हिंद दोस्तों, हम कंप्यूटर के अध्याय नंबर 6 को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कंप्यूटर की मेमोरी। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से समझेंगे हम। इससे पहले हम कंप्यूटर के 5 चैप्टर कंप्लीट पढ़ चुके हैं। यदि आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगा, या फिर डायरेक्ट आप चैनल के होम पेज से आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आपको सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, सिस्टमेटिक में चैप्टर वाइज करके आपको वीडियोज़ दे रहा हूँ। कोई चैप्टर बड़ा होता है तो उसकी आपको 2 वीडियो मिल जाती हैं, 3 वीडियो मिल जाती हैं। और हम हर एक चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को ज़रूर डिस्कस करते हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि जो कुछ हमने पढ़ा है उसके किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे इसका भी आपको आइडिया हो जाएगा। यदि अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा है, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। हम फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आप रेडी हैं पढ़ने के लिए। मेमोरी के बारे में आपने बहुत सुना होगा, है ना। कंप्यूटर मेमोरी कभी आपने रैम सुना होगा, रोम सुना होगा हमारा स्टोरेज फुल हो गया, तो ये सब क्या है, मेमोरी है। ठीक है, चलिए मेमोरी के बारे में बात कर रहे थे। मेमोरी आपने सुना होगा, है ना, कि आपके मोबाइल से ही ले लीजिए कि मोबाइल की जब मेमोरी फुल हो जाती है तब क्या करते हैं, उसको या तो रीसेट करते हैं या फिर जो आपके फोल्डर अनावश्यक हैं उनको डिलीट करते हैं ना कुछ तो आप मेमोरी खाली करने के लिए करते हैं। तो मेमोरी आपने सुना होगा। इसकी हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जिसमें रखी सभी डेटा और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में क्या होता है, या तो डेटा होता है और जो ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल होते हैं एप्लीकेशन, तो उसमें प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारा पूरा जो कंप्यूटर है वो ऑपरेट किया जा सके। तो मेमोरी में डेटा और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। हम आगे डीपली पढ़ेंगे। देखिए, आपने रैम बहुत सुना होगा कि आपने यदि लैपटॉप लाए होंगे कि आप 8 रैम का आपका लैपटॉप, ये क्या है, मेमोरी है ना। और रैम रोम ये मेमोरी के प्रकार है, इसको हम डीपली आगे पढ़ने वाले हैं। मेमोरी के प्रकार, आप परीक्षा में प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि मेमोरी कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो एक प्रकार होगा प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होगा सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के 2 प्रकार होंगे और इनको समझ लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या है, चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं। प्राइमरी मेमोरी को आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक है, इंटरनल मेमोरी या फिर आंतरिक मेमोरी भी इसको कहा जाता है, याद रखेंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर के सीपीयू का ही भाग है। प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर के सीपीयू से जुड़ी हुई होती है, इसलिए इसको आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है। इस मेमोरी का आकार सीमित होता है, यानी कि लिमिटेड होता है, परंतु इसकी गति बहुत तेज होती है। प्राइमरी मेमोरी को आप इंटरनल मेमोरी या आंतरिक मेमोरी भी कहेंगे, क्योंकि ये मेमोरी क्या होती है, सीपीयू से ही जुड़ी होती है, इसका ही भाग होती है। और इस मेमोरी का आकार क्या होता है, सीमित होता है, छोटा होता है, परंतु इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसको अब आगे देख लेते हैं। और प्राइमरी मेमोरी को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। मेमोरी को 2 भागों में बांटा हमने, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी के बारे में जान लिए, यानी कि इंटरनल मेमोरी जो हमारे सीपीयू से ही जुड़ी हुई होती है, इसका आकार सीमित होता है लेकिन इसकी गति बहुत ज़्यादा होती है। प्राइमरी मेमोरी को भी 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 2 भागों में, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम, बहुत सुना होगा आपने रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, राम मत बोलना है इसे, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये आपने सुना होगा। तो प्राइमरी मेमोरी के 2 भागों में बांट दिए हमने, रैम और रोम। एक हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा हो गया रीड ओनली मेमोरी। अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। रैम के बारे में सबसे पहले, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के बारे में देखिए। रैम में उपस्थित सभी सूचना अस्थायी होती है। अस्थायी यानी कि टेम्परेरी होती है। रैम में जो सूचनाएं होती हैं वो परमानेंट नहीं होती। जैसे कि आपने कोई वर्क कर रहे हैं, वो रैम में कुछ उसका डेटा होता है। जैसे आपका सिस्टम ऑफ हो गया तो आपने देखा वो प्रोग्राम फिर से हमें दोबारा क्रिएट करना पड़ता है, कोई फाइल दोबारा बना रहे होते हैं तो वो हमारी नष्ट हो जाती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाती है। चूँकि सूचनाएं उस समय रैम में कार्य कर रही होती है, तो रैम में उपस्थित सभी सूचना अस्थायी होती हैं। जैसे ही कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद की जाती है, वैसे ही समस्त सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं। समझ में आ गया। अर्थात रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है। अब एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, रैम एक कैसी मेमोरी है, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का क्या मतलब है, अस्थायी, यानी कि इसमें जैसे ही विद्युत सप्लाई बंद होगी सूचना हमारी नष्ट हो जाएगी। तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है, रैम एक कैसी मेमोरी है, वॉलेटाइल मेमोरी है।
वॉलेटाइल है, फिर अस्थायी मेमोरी है। मैं आपको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, पॉइंटों को ध्यान से समझना। रैम का उपयोग डाटा को स्टोर करने और उसमें यानी कि मेमोरी में उपस्थित डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, रैम का उपयोग कहाँ किया जाता है? डेटा को स्टोर करने और उसमें उपस्थित डेटा यानी कि उस मेमोरी में उपस्थित डेटा को पढ़ने के लिए भी रैम का उपयोग किया जाता है। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई रैम के बारे में। रैम के बारे में सबसे मेन पॉइंट क्या है कि ये बहुत तीव्र गति से कार्य करती है, सीपीयू से जुड़ी हुई होती है। और दूसरी चीज़ इसमें वॉलेटाइल मेमोरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐसे ही बंद होगी तो इसमें उपस्थित सारी सूचनाएं हमारी नष्ट हो जाती हैं, इसीलिए इसको अस्थायी वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रैम के भी दो प्रकार मिलते हैं। कौन कौन से? डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। ठीक है, रैम के दो प्रकार हो गए, हम रैम के अंदर आ गए अब। ठीक है, रैम के भी दो प्रकार, डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक रैम के बारे में डिस्कस करते हैं। इसे डी रैम भी कहा जाता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म याद रखिएगा, बाकी मैं कंप्यूटर जैसे लास्ट में हम एक चैप्टर अलग से पढ़ेंगे जिसमें हम सारे फुल फॉर्म देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, रैम के दो प्रकार हम देख रहे हैं, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम इसको डी रैम भी कहते हैं। विद्युत सप्लाई बंद होने पर डाटा सुरक्षित नहीं रहता। डी रैम में क्या होता है? डायनेमिक रैम में जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही बंद की जाती है तो डी रैम में जो डेटा होता है वो हमारा नष्ट हो जाता है, सुरक्षित नहीं रहता। लेकिन स्टैटिक रैम, इसे एस रैम कहा जाता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। एस से स्टैटिक, रैम का आपको फुल फॉर्म पता है। विद्युत की सप्लाई बंद कर देने पर भी संग्रहित डाटा यानी कि स्टोरेज जो डाटा होता है अगली बार कंप्यूटर ऑन होने पर सुरक्षित रहता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। रैम के दो प्रकार, डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक से क्या मतलब है कि इसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी बंद होगी तो इसमें जो डाटा उपस्थित होगा वो हमारा नष्ट हो जाएगा, सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन स्टैटिक रैम में ऐसा नहीं होगा। स्टैटिक रैम में कैसा होगा? विद्युत सप्लाई बंद होने पर जिसमें डेटा संग्रहित था, स्टोरेज था, तो हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वो हमारा वहीं से चालू हो जाता है जहाँ हमारा डेटा हमारा कार्य कर रहा होता। पहले आप MS ऑफिस में कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो मान के चलिए आपने 2 लाइन लिख ली, और स्टैटिक रैम में क्या होगा कि विद्युत सप्लाई बंद हो गई तो दोबारा आप उसको ऑन करेंगे यहीं से चालू हो जाएगा। लेकिन डायनेमिक रैम में क्या होगा, एक हमारे 2 लाइन में लिखी ये भी नष्ट हो जाएंगे, हमें फिर से शुरू से कार्य करना पड़ेगा। तो दोनों रैम में आपको डिफरेंस समझ में आ गया, डायनेमिक और स्टैटिक 2 रैम हमारी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मेमोरी के प्रकार हम देख रहे थे, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब देखिए रीड ओनली मेमोरी जिसको हम रोम कहते हैं, रोम, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, रोम। इसको समझते हैं हम। वीडियो के यदि आपको क्वालिटी कम लगती है तो आप इसे क्या करिएगा, यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है वीडियो को साइड में, क्लिक करेंगे तो इसको 720p पे सेट कर लीजिए, आपको वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी दिखेगी। डेटा मत बचाइएगा, आप फिर अनावश्यक टाइम ख़राब करेंगे। पढ़ने में आप दिक्कत आ रही है वीडियो को क्वालिटी में तो थोड़ा सा यहाँ से इसको साइड से आप इम्प्रूवमेंट कर लीजिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यदि देखिए आप कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं ना, फिर MCQs में आपको ऑटोमेटिक ही 100% समझ में आ जाता है। अभी आपको मान के चलिए 80% भी समझ में आ रहा है या 50% भी आ रहा है, मैं तो ये कहता हूँ जब MCQs लगाएंगे तो आपको 100% तक पहुँच जाएगा। बस आप बने रहिएगा। अब रीड ओनली मेमोरी के बारे में बात करते हैं, रोम। इसका फुल फॉर्म होगा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें उपस्थित डाटा और निर्देश स्थायी होते हैं। रोम में जो भी डेटा और हमारे इंस्ट्रक्शन होते हैं रोम मेमोरी में वो स्थायी होते हैं, यानी परमानेंट होते हैं, जिन्हें केवल पढ़ा जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसमें किसी प्रकार की छेड़खानी या परिवर्तन संभव नहीं होता। रोम में ऑलरेडी हम उस कंप्यूटर सिस्टम लाते हैं, इसमें पहले से जो इनबिल्ड सॉफ्टवेयर आते हैं वो हमारे रोम मेमोरी के अंदर सेव होते हैं, क्योंकि उसको ना हम डिलीट कर सकते, ना उसमें कोई छेड़खानी कर सकते, ना उसमें कोई बदलाव कर सकते। ठीक है, कुछ आवश्यक जो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने में आवश्यक होते हैं वो सारे रोम मेमोरी में ही इंस्टॉल किए जाते हैं, परंतु इन्हें डाटा और निर्देशों में परिवर्तित करना संभव ही नहीं है ना। रोम मेमोरी में जो भी डेटा होगा वो कंपनी से ही इनबिल्ड होके आएगा, तो इसमें जो डेटा होगा और इंस्ट्रक्शन होगा उसमें हम किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, रोम मेमोरी की विशेषता कोई
कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी इसकी सूचना संरक्षित रहती है, यानी कि इसमें यदि इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी जाए तो इसकी जो सूचनाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, सेव हो जाती है, ठीक है, यानी डिलीट नहीं होती। अर्थात रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। रैम हमने देखा था कैसी है, वॉलेटाइल, यानी कि विद्युत सप्लाई बंद होने पर उसकी मेमोरी नष्ट हो जाती है। लेकिन रोम में इसका उल्टा है, परमानेंट मेमोरी है एक, है ना, स्थायी। तो रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इलेक्ट्रिसिटी चली भी गई तो इसकी मेमोरी हमारी कैसे नष्ट नहीं होती है, ठीक है। रोम का उपयोग कहाँ किया जाता है, कैलकुलेटर में, ठीक है, वीडियो गेम, डिजिटल कैमरा आदि में रोम मेमोरी का उपयोग किया जाता है। अब रोम के प्रकार देख लेते हैं। जैसे हमने रैम के प्रकार देखे थे ना, डायनेमिक रैम और देखिए डी रैम और एस रैम, यानी डायनेमिक और स्टैटिक। अब रोम के प्रकार देख लेते हैं। रोम, इसके प्रकार कौन से होंगे, पी रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम, समझ रहे हैं। रोम के आगे एक पी लगा दीजिए, पी रोम। इसके आगे देखिए, इसकी के आगे ई और लगा दीजिए, ई पी रोम। और एक और डबल ई लगा दीजिए और पी है रोम। ई लगाया, फिर एक ई लगाया, फिर डबल ई। तो इस 3 प्रकार हमें इसके रोम के मिल गए। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना, ठीक है, चलिएगा। देखिए अभी मैंने आपको जो मेमोरी के रोम के 3 प्रकार बताए, आप नाम याद रखिएगा, इसमें ही आपका काम चल जाएगा। जैसे कि हमने देखा क्या, ई प्रोम, देखिए पी रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम, ठीक है। तो तीनों नाम याद रख लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। कुछ विशेष मेमोरी देख लीजिए, इसके बारे में यदि आवश्यक लगा तो मैं आगे आपको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। कुछ विशेष मेमोरी है, इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कि कैश मेमोरी। कैश यानी कि आपका कैश की बात नहीं कर रहे हैं, हर जगह आप कैश लेके आ जाएं, ठीक है। कैश मेमोरी, देखिए आपने ऐसा लिखा होगा आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में, कहीं ना कहीं आपने देखा हो। कैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी कहते हैं इसको। एक विशेष प्रकार की मेमोरी है जो अत्यधिक तेज स्टैटिक रैम चिप का उपयोग करती है। ये क्या करती है, अत्यधिक तेज स्टैटिक जो रैम होती है ना, डायनेमिक रैम चिप का उपयोग करती है और प्रोसेसर को किसी विशेष मेमोरी का उपयोग अत्यंत तेज़ी से करने की सुविधा प्रदान करती है। कैश मेमोरी के बारे में आप याद रखना कि क्या होती है, अत्यधिक तेज स्टैटिक रैम चिप का उपयोग करती है ना। कैश मेमोरी और तेज होती है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ये स्टैटिक रैम चिप का उपयोग करती है और प्रोसेसर को किसी विशेष मेमोरी का उपयोग अत्यंत तेज़ी से करने की सुविधा देती है, ठीक है। यानी प्रोसेसर को यदि कोई कार्य कर रहा है, उसके साथ कैश मेमोरी जुड़ी है, तो ये क्या करती है, कैश मेमोरी प्रोसेसर को किसी विशेष मेमोरी का उपयोग करना है तो उसके लिए क्या करती है, अत्यंत तेज़ी से जो कार्य करने की सुविधा है वो उसको प्रोवाइड कराती है। इतना याद रखिएगा, ज़्यादा आप इसमें मत उलझिए। बस कैश मेमोरी क्या होती है, आपकी बहुत ज़्यादा स्पीड में प्रोसेसर को हेल्प करती है। जब भी कोई कार्य परफॉर्म होता है तो कैश मेमोरी उसमें उसकी गति को और तेज कर देती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फ्लैश मेमोरी। इसके बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। फ्लैश मेमोरी काम क्या है, देखिए यह एक प्रकार की सेमीकंडक्टर आधारित नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब है, स्थायी है, परमानेंट है, जो विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी चिप में स्टोर डाटा को सुरक्षित रखती है। यह एक रीराइटेबल यानी पुनः लिखने योग्य मेमोरी है। देखिए इसको समझिए। फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव आपने बहुत सुनी होगी, पेन ड्राइव पहले आपने बहुत यूज़ भी की होगी। पेन ड्राइव, यहाँ से मूवी ले ली दोस्त से और चलिए लगा के मूवी देख रहे हैं पेन ड्राइव में, इतना ही काम ज़्यादा किया होगा आपने, बाकी विशेष कार्य आपने भी किया होगा। तो पेन ड्राइव हमारी फ्लैश मेमोरी का उदाहरण है। इसमें देखिए, इसमें कोई हम डेटा डालते हैं तो सुरक्षित रहता है, यानी विद्युत सप्लाई बंद भी हो गई तो इसमें डेटा हमारा सुरक्षित रहता है, डिलीट नहीं होता, परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें रीराइटेबल का क्या मतलब है कि एक बार इसको डिलीट करके 2 बार उसमें डाल सकते हैं, है ना। तो पेन ड्राइव का उपयोग ही हम क्या करते हैं कि डेटा को यहाँ से उसमें डालना है, इस पेन ड्राइव से उस सिस्टम में डालना। तो इस प्रकार की मेमोरी हमारी फ्लैश मेमोरी कहलाती है। पेन ड्राइव एक इसका एग्जाम्पल है, मैंने आपको समझा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए अब वर्चुअल मेमोरी की हम बात करते हैं।
इसको समझते हैं दोस्तों। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी एक काल्पनिक मेमोरी क्षेत्र है, ठीक है, नाम से ही क्लियर है, वर्चुअल यानी कि काल्पनिक। वर्चुअल मेमोरी सीपीयू के निर्देश अस्थायी रूप से स्टोर करती है। वर्चुअल मेमोरी क्या करती है? सीपीयू जो इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, इसके निर्देश अस्थायी यानी कि टेम्परेरी रूप से स्टोर करती है, ठीक है। क्या करती है? टेम्परेरी रूप से स्टोर करती है वर्चुअल मेमोरी। यह मेन मेमोरी की स्टोरेज क्षमता को बढ़ाती है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की स्टोरेज क्षमता को बढ़ाती है, जिससे कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी आपको याद रखना है, इतना याद रखेंगे। वर्चुअल मेमोरी क्या करती है? सीपीयू के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको अस्थायी यानी टेम्परेरी रूप से सीपीयू के निर्देश को स्टोर करती है, और एक मेन मेमोरी जो होती है उसकी स्टोरेज क्षमता को ये बढ़ाती है, ठीक है। इतना याद रख लीजिए वर्चुअल मेमोरी। आगे बढ़ते हैं हम सेमीकंडक्टर मेमोरी, इसको समझते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी सीपीयू के बाहर होती है, इसलिए इसे एक्सटर्नल या ऑक्सिलरी सहायक मेमोरी कहा जाता है। देखिए, जो हम अलग से मेमोरी उसमें ऐड करते हैं उसको हम एक्सटर्नल या फिर ऑक्सिलरी सहायक मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। जैसे हार्ड डिस्क वगैरह आप अलग से जोड़ते हैं मेमोरी बढ़ाने के लिए, वो क्या होता है? सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जिसको हम एक्सटर्नल या फिर ऑक्सिलरी सहायक मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर की मेन मेमोरी बहुत महंगी होती है। जो कंप्यूटर में देखिए, आप जैसे सिस्टम लेके आए, उसमें यदि ऑलरेडी मान के चलिए उस स्टोरेज आपका कितना है, उसमें 512 GB है, तो 512 GB उसके अंदर आई वो बहुत महंगी होती है। और अलग से आप 512 GB यदि उसमें ऐड करने जाएं तो वो आपको सस्ती पड़ेगी। जैसे 512 GB का आपने सिस्टम खरीदा, 1000 GB का खरीदे, तो मान के चलिए 50,000 का आ रहा है, तो ये सीधा कम से कम 70,000 का आएगा। और आप इसमें जैसे 500 GB और बढ़ गई मेमोरी, 500 GB मेमोरी बढ़ा, पता पड़ा आपके लिए 3-4 हज़ार रुपये में ही ये काम चल गया। तो जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है वो सस्ती होती है, लेकिन अंदर की जो मेन मेमोरी होती है सिस्टम की वो महंगी होती है। तथा बिजली चली जाने पर इसमें अधिकतर सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। कंप्यूटर की मेन मेमोरी बहुत महंगी होती है, और इसकी बिजली चले जाने पर इसमें रखी अधिकतर सूचना क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती हैं। और मेन मेमोरी की अपनी एक क्षमता होती है, मेन मेमोरी की क्षमता होती है, इससे अधिक वो डेटा को स्टोर नहीं कर सकती है, ठीक है। इसलिए हम उसमें क्या करते हैं? सेमीकंडक्टर मेमोरी यानी कि अलग से जो एक्सटर्नल मेमोरी है वो उसमें जोड़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसलिए हमें क्या होता है? सहायक मेमोरी का उपयोग करना पड़ता है। सेमीकंडक्टर मेमोरी में एक ही कमी होती है कि इसमें डेटा को लिखने या स्टोर करने तथा पढ़ने यानी प्राप्त करने में बहुत समय लगता है। जो देखिए, जो अलग से हम इसमें हार्ड डिस्क जोड़ते हैं ना, उसकी थोड़ी सी स्पीड स्लो होती है, उससे आप डेटा को लें या उसमें स्टोर करें थोड़ा समय अधिक लगता है। जबकि जो मेन मेमोरी कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती है उसमें आप डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक फोल्डर से उस फोल्डर में, वो स्पीड उसकी तेज़ होती है। बस इसके यही एक कमी है। कुछ मुख्य मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइस हैं, इनके नाम यहाँ पे हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव सुना है, तो मैग्नेटिक स्टोरेज आएगा, सेमीकंडक्टर मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप। ऑप्टिकल स्टोरेज की बात करें, CD, DVD, ब्लू रे डिस्क, है ना, आपने पहले इनका बहुत उपयोग किया होगा, CD, DVD का, ठीक है। अब तो केवल राजनेता लोग ही इनका उपयोग करते हैं ना। सॉलिड स्टेट स्टोरेज, इसमें सॉलिड स्टेट स्टोरेज पेन ड्राइव आ गया, मेमोरी कार्ड आ गया। अब देखिए, यहाँ पे मेमोरी का लास्ट में वर्गीकरण क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं, तो हमारा ये चैप्टर भी यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, चूँकि हमने सब कुछ हमारे सामने है कीवर्ड, और मैंने आपको उसको इजी वे में समझाने की कोशिश की, और इससे रिलेटेड हम MCQs भी देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे मेमोरी का वर्गीकरण देखते हैं। मेमोरी, ठीक है, इसको समझिएगा, इसका लास्ट टॉपिक है मेमोरी। मेमोरी हमने देखी, एक तो होती है प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी, इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, और दूसरी होती है द्वितीयक या सहायक मेमोरी, इसको ऑक्सिलरी मेमोरी या सेकेंड मेमोरी भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं प्राथमिक मुख्य मेमोरी में। तो प्राइमरी मेमोरी स्थायी मेमोरी होगी, कैश मेमोरी और अस्थायी, ठीक है, स्थायी, कैश और अस्थायी। स्थायी मेमोरी के भी अंदर जाए तो रोम, पी रोम, EEPROM
और डबल EEPROM। इसके 4 प्रकार मिलेंगे। स्थायी मेमोरी में रोम, ठीक है, फिर इसके ही प्रकार आ जाते हैं रोम के। इसके बाद कैश मेमोरी थी। अस्थायी मेमोरी के अंदर जाए तो अस्थायी मेमोरी रैम, रैम के 2 प्रकार मिलेंगे, DRAM और SRAM, इसको हमने पढ़ा। अब हम यहाँ पे जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। इसके 2 प्रकार, एक क्रमानुसार मेमोरी, दूसरा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। क्रमानुसार मेमोरी में आएगा अगला मैग्नेटिक टेप, और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के अंदर जाएंगे तो इसमें हमें मिलेगा चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉन स्टोरेज डिवाइस। अब इसके चुंबकीय डिस्क के अंदर जाएंगे फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, ठीक है। और फ्लॉपी डिस्क के अंदर भी जाएं तो हमें मिलेगा जिप डिस्क, डिस्क पैक और विंचेस्टर डिस्क। यदि हम यहाँ पे देखिए हार्डवेयर हो गया हार्ड डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर जाएं तो हमें मिलेगा, देखिए ऑप्टिकल डिस्क के अंदर क्या मिलेगा, BRD और यहाँ पे क्या है 3RD, CD-ROM, CDR, CDRW और DVD। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर मिलेगा हमें पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड। इस चार्ट को आप याद नहीं भी कर पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इसको ध्यान से 1-2 बार देखिएगा तो आपको समझ में जाएगा कौन सी मेमोरी के अंदर कौन सी मेमोरी होती है। बाकी इसके हम कॉन्सेप्ट जो डिटेल है वो हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ जो प्रश्न है उनको लगाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, आपसे बनते या नहीं बनते आप खुद से चेक करिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मेमोरी रैम या रोम की मात्रा मापी जाती है किसमें, बाइट्स में, बिट्स में, मेगाबाइट्स में और मेगाबिट्स में। तो देखिए रैम अपने मेगाबाइट्स में नापती है, ठीक है, मेगाबाइट्स में मेमोरी जो मापती है मेगाबाइट्स में। CPU वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए CPU जिन प्रोग्राम और डेटा को प्रोसेस करता है उन्हें स्टोर किस मेमोरी में करता है, मॉस मेमोरी, इंटरनल, PROM, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी और कोई नहीं। तो इंटरनल जो मेमोरी होती है उसकी मेन मेमोरी, उसमें वो स्टोर करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, जब प्रोसेसर CPU का प्रयोग करता है तब डेटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं, ठीक है। बताइए इसका, प्रोसेसर CPU का प्रयोग करता है तब डेटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं, तब मेन मेमोरी में रखे जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को खालिस्तान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हमने इसके बारे में पढ़ा है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी प्राथमिक या प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, तो ये सभी नाम है, चौथा वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो रैम का हमने क्या पढ़ा था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी 5वां इसका हमारा ऑप्शन होगा। रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो रैम किसका उदाहरण, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी और वॉलेटाइल मेमोरी। तो रैम दोस्तों किसका उदाहरण है, रैम है वॉलेटाइल मेमोरी, इसकी सूचनाएं नष्ट हो जाती हैं, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। रैम में स्टोर की गई सूचना वॉलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि वह, क्या अर्थ है, वहाँ स्थायी रूप से स्टोर है, नहीं है, स्थायी रूप से नहीं है, केवल अस्थायी रूप से स्टोर है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा, रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है, नहीं होती है, जबकि रैम एक अस्थायी मेमोरी है, वॉलेटाइल है, प्राइमरी मेमोरी है, कोई और, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, असत्य है ये वाला, हार्ड डिस्क के समान नहीं होती रैम, ठीक है। यदि प्रयोक्ता को CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो यह खालिस्तान स्टोर की जानी चाहिए। CPU में तत्काल सूचना उपलब्ध हो तो यह खालिस्तान स्टोर की जानी चाहिए, किसमें, CPU में, रैम में, सेमीकंडक्टर मेमोरी में और CD में टैब पर। तो बताइए, देखिए तत्काल इसको रैम से सूचना की ज़रूरत होती है, रैम से डेटा CPU को मिलता है। अगला प्रश्न है, देखिए हमने पढ़ा है, उन्हीं में से क्वेश्चन आ रहे हैं।
तो ध्यान से समझिएगा। खालिस्तान कंप्यूटर की मेमोरी है जहाँ सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होती है जब इसे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो खालिस्तान कंप्यूटर की मेमोरी है जहाँ सूचना कैसे अस्थायी रूप से संग्रहित होती है जब इसे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस किया जाता है। तो ये कौन सी मेमोरी होगी? तो रैम मेमोरी होती है, अस्थायी होती है और प्रोसेसर द्वारा इसे एक्सेस किया जाता है। कौन सी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी, हार्ड डिस्क मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, फ्लॉपी डिस्क मेमोरी। तो कौन सी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है? वॉलेटाइल मेमोरी, यानी इसमें कुछ नष्ट हो जाती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है। डी रैम का लाभ है, यह एस रैम से सस्ता है, यह एस रैम से अधिक स्टोर कर सकता है, यह एस रैम से तेज है। एस रैम की तुलना में इसमें डेटा अधिक आसानी से रेस किया जा सकता है, यानी मिटाया जा सकता है। तो हमने पढ़ा था, देखिए डी रैम का क्या लाभ होगा यहाँ पे? यह एस रैम से सस्ता है, डायनेमिक रैम एस रैम से सस्ता होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है? तो कौन सी मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है? कोई निश्चितता नहीं है। डी रैम, एस रैम। डी रैम बड़े चिप के लिए अधिक तेज है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से किस मेमोरी चिप की गति अधिक होती है? किसकी? डी रैम की, एस रैम की? कौन सी की गति तीव्र होगी? तो एस रैम की इसमें तीव्र होती है। कंप्यूटर में स्थित स्थायी मेमोरी को निम्न में से क्या कहते हैं? स्थायी मेमोरी क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? रैम अस्थायी मेमोरी है, रोम स्थायी है, सीपीयू अस्थायी, सीडी रोम। तो स्थायी मेमोरी को रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब हम कुछ और ऑप्शन है इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, चलिए, रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? रोम में जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है, जबकि गलत है, नहीं किया सकता। रोम में डेटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है, ये सही बात है। रोम में हमारी क्या परमानेंट मेमोरी, इसमें डेटा का खतरा नहीं होता, बिजली नहीं होने पर भी उसमें क्या होता है? डेटा रहता है। अगले उस पे जाते हैं, जब आप पहले एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब सीपीयू में संग्रहित निर्देशों को प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार होता है। पहले से तैयार क्या होता है? देखिए, जब आप पहले कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब सीपीयू में संग्रहित निर्देशों को प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार होता है। कौन? रैम, फ्लैश मेमोरी, रोम। तो रोम होता है, चूँकि रोम क्या होता है, इसमें सारे प्रोग्राम इंस्टॉल किए जाते हैं। तो कंप्यूटर को जब भी आप ऑन करते हैं तो सीपीयू में जितने भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हैं वो लाने का कार्य रोम का होता है। अगला क्वेश्चन है, पी रोम का पूरा नाम क्या है? तो पी रोम का पूरा नाम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है हमारा, सूचना और संचार तकनीकी के क्षेत्र में डबल ई प्रोम का पूरा नाम है। तो डबल ई प्रोम का पूरा नाम क्या होगा? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या है, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के कंटेंट्स गुम या नष्ट होते हैं। तो किस में नष्ट होते हैं? देखिए, रोम में तो नष्ट नहीं होते, रोम में भी नहीं होते, ई प्रोम में, डबल ई प्रोम में, यानी कि इन सभी में डेटा नष्ट नहीं होता। अगला है, कैश मेमोरी खालिस्तान के मध्य स्थित होती है। कैश मेमोरी किसके मध्य स्थित होती है? यहाँ पे समझिएगा इसको, सीपीयू तथा रैम के। ठीक है, और इसी में हमारा आंसर है, सीपीयू और रैम के बीच में कैश मेमोरी होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है? प्रोसेसर के कार्य को बढ़ा देती है। इसके बारे में हमने पढ़ा था। बात समझ आ गई?
चलिए आज हम इतने ही इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं और एक चैप्टर भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और इसके मैं इस चैप्टर के और ज़्यादा जो प्रैक्टिस है वो मैं टेलीग्राम पर आज से अब डेली डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले चैप्टर से ही जितने ज़्यादा MCQs कंप्यूटर के हो पाएंगे मैं मिक्स टाइप से डालूँगा। हो सकता है वो चैप्टर हम आगे भी पढ़ें, पहले पढ़ चुके हैं, तो आपकी एक पूरी प्रैक्टिस होगी। जो नहीं बनते उनको आप टिक कर लीजिएगा, जब हम पूरा कंप्यूटर पढ़ लेंगे तो आपको उनका आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा और बाकी मैं आंसर की भी डालूंगा। ठीक है, तो MCQs प्रैक्टिस आप डेली करिएगा क्योंकि जितने ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कंप्यूटर बेहतर होगा। और मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, और गणित की वीडियो भी आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो बहुत ही शानदार सिस्टमेटिक तरीके से मैथमेटिक्स की वीडियो मैंने डाली हुई है, आप वहाँ से पढ़ते हैं तो आपका मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा। और जिनको गणित में एकदम कुछ भी नहीं आता तो 4-5 वीडियो है, उसकी प्लेलिस्ट का नाम है एकदम कमज़ोर से कमज़ोर छात्रों के लिए, इस प्रकार से लिखा मिल जाएगा। तो उन 5 वीडियो को देखते हैं तो मैथ्स के जो कंसेप्ट हैं बेसिक वाले वो आपको समझ आ जाएंगे। और आपको आते हैं तो आप जो चैप्टर वाइज सिस्टमेटिक पटवारी की वीडियोज़ हैं वो देखिएगा, आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। हिंदी की वीडियो मैं ऑलरेडी कंप्लीट डाल चुका हूँ, फुल डिटेल में आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इतनी शानदार वीडियोस हैं, MPSI लेवल की हिंदी उससे आपकी कवर हो जाएगी। और मैं जल्दी ही आपको इसके बाद मैनेजमेंट भी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, जल्दी करिए। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ तब तक कौन कौन इसको लाइक करते हैं, जल्दी लाइक करिए और शेयर करिए। लाइक शेयर करेंगे तभी हम इसको क्लास को कंप्लीट करेंगे। जल्दी से लाइक शेयर करिए और कमेंट्स ज़रूर करना, कमेंट्स भी करना है। लाइक शेयर कमेंट 3 काम आपके हैं, बाकी सारे कार्य मेरे हैं। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे प्रैक्टिस यहाँ पे मिलने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। फेसबुक इंस्टाग्राम को आप फॉलो करना चाहें तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी। और एक चीज़ और, पटवारी के हैंड रिटन नोट्स बहुत सारे विद्यार्थियों को मैसेज आते हैं, यदि आपको इसकी सूचना नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज कर आप मध्य प्रदेश पटवारी के सभी विषय के कंप्लीट हैंड रिटन शानदार नोट्स ले सकते हैं और घर बैठे भी आप तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो नोट्स आपके पास हो जाएंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।